हमारे पास कॉमन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं जेईई एडवांस की। साथ ही हमारे पास जेईई मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही हमारे पास नीट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और कॉमन नेम में बच्चे बहुत फँसते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको कॉमन नेम कराना चाहता हूँ, ठीक है? अब देखो मैंने क्या देखा है ना, बहुत सारे बच्चे ना केमिस्ट्री को हिस्ट्री बनाते रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा जनरली वो कॉमन नेम में करते हैं या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। वो ना उसको ना रटते रहते हैं। आपको समझना पड़ेगा केमिस्ट्री में ना आपको रटना नहीं होता। अब आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो यार? हमें तो पता है कि केमिस्ट्री में चीज़ों को याद रखना होता है। तो याद रखने में और रटने में क्या फ़र्क होता है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे आप एक बात बताओ, जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे या आपने कभी स्कूल चेंज किया था, तो आपके आस-पास का एनवायरनमेंट चेंज किया था, आप नए बच्चों से मिले थे। तो जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, तब आप नए बच्चों से मिले। मानो आप 50 वें क्लास में गए, तो आप वहाँ पे 50 बच्चों से मिले। तो आपने क्या किया? आपने उन बच्चों के नाम कैसे याद किए? क्या आपने ऐसा किया था कि आपने एक पेपर निकाला, सारे बच्चों के नाम लिखे और रटना चालू कर दिया? आपने ऐसा तो नहीं किया होगा। आपने क्या किया होगा? जब आप फर्स्ट डे स्कूल गए होंगे, सारे बच्चों ने अपना-अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा। उसके बाद जैसे-जैसे स्कूल प्रोसीड किया, आप उन बच्चों से बातचीत किए, उनमें आप घुल-मिल गए और धीमे-धीमे आपका उनमें से कुछ बच्चों से दोस्ती हो गया और आपको उनके नाम जानने को मिल गए। ऐसा हुआ था ना? ऐसा ही हमारे पास केमिस्ट्री में होता है। देखो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जिसका कॉमन नेम हमारे पास इम्पोर्टेंट है, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। नॉर्मली आप देखोगे लोग क्या करते हैं, आईयूपीएससी के बाद पढ़ाते हैं कॉमन नेम। मैंने सबसे पहले आपको कॉमन नेम पढ़ाया, इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि देखो एक बार आप कॉमन नेम पढ़ लोगे ना, तो ये ना आपका इंट्रोडक्शन वाला फंडा क्लियर हो जाएगा कि आपने क्लास के बच्चों से इंट्रोडक्शन कर लिया। अब देखो जो हमारे पास रिमेनिंग ड्यूरेशन होगा कोर्स का, जैसे ये माइक्रो कोर्स हमारे पास अराउंड 3-4 महीने चलेगा, तो ये जो हमारे पास माइक्रो कोर्स का ड्यूरेशन होगा ना, इसमें मैं इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्या मतलब है? जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मैं आपको आज इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के केमिस्ट्री को हम रिमेनिंग टाइम में पढ़ेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे इंट्रोडक्शन कर लेना। तो आपको ये याद करना है, हाँ जी याद करना है, लेकिन आपको रटना नहीं है। आप जब इनसे इंट्रोडक्शन लोगे, इनसे बातचीत करोगे, इनको अपना समय दोगे, तो आपको ना ये अपने आप ऑटोमैटिकली याद हो जाएंगे। मतलब आपको इंटेंशनली याद नहीं करना है, आपको अपने आप याद हो जाएंगे जब आप इनके साथ समय बिताओगे। और समय हम बिताएंगे जब हम इनकी केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे धीमे धीमे। तो अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, अगर पॉसिबल हो पाए ना, तो ना आप ना क्या करो, आप ना A4 पेपर या फिर कुछ कॉपी का पेजेस फाड़ लो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सारे के सारे कॉमन नेम आपको लिखाता जाऊंगा, आप भी मेरे साथ लिखते जाना। और एक बार आज का लेक्चर खत्म हो जाए, तो आप ना क्या करना, ये जो आपके पास कॉमन नेम है ना, इसको अपने सामने दीवार पे चिपका लेना। और क्योंकि आपको ये दीवार पे चिपकाना है, तो आप पेज के एक ही साइड पे लिखना, दोनों साइड पे मत लिखना। अगर आप ऐसा करोगे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले कॉमन नेम के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो कॉमन नेम। अब देखो फंडा क्या होता है ना, कॉमन नेम का हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता है। अब कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, जैसे मानो आप स्कूल में हो, स्कूल में आपका दोस्त का कुछ नाम है, स्कूल में आपके पास दोस्त का कुछ नाम है। अगर आप उस नाम का शॉर्ट फॉर्म कर दो, तो वो आपके पास कॉमन नेम हो जाता है। जैसे आपके पास होता है ना, आपके दोस्तों का निकनेम होता है, वैसे ही हमारे पास कॉमन नेम होता है। अब देखो बात समझो ध्यान से, हमारे पास ना निकनेम का कोई लॉजिक नहीं होता है। हमारे पास निकनेम का कोई लॉजिक नहीं होता है। बहुत बार आप देखोगे कि निकनेम क्या होता है, निकनेम नाम से मिलता जुलता होता है। बहुत बार हमारे पास निकनेम नाम से मिलता जुलता होता है, जैसे कि किसी का नाम केशव है, उसका निकनेम केशव होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, निकनेम और नाम एकदम अलग होता है। जैसे किसी का नाम राज है, उसका निकनेम सूरज है, बहुत अलग अलग होता है। तो वैसे ही हमारा कॉमन नेम है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है? चलो चालू करते हैं। तो देखो हम बात करने वाले कॉमन नेम के बारे में। यहाँ पे मैं क्या करूंगा समझो ध्यान से, मैं ना आपको कॉमन नेम दो पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट वो होगा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड पार्ट वो बताऊंगा जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उनको पूछने की फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, ठीक है? देखना यार फंडा क्या है, मैं ना आपको कॉमन नेम दो पार्ट में बताऊंगा। एक आपका वो होगा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
और एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और एक आपका होगा जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन उसे पूछने की फ्रीक्वेंसी काफी कम है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वालों के बारे में। इसको तो आपको याद ही रखना है, और जैसा कि मैंने आपको कहा केमिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं बनाना है, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की, तो इसमें आप हेडिंग डालो। सबसे पहले हम बात करने वाले एल्केन्स के बारे में, हम बात करने वाले एल्केन्स के बारे में। अब इसमें देखो हमारे पास पहला फंडा कौन सा आता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं बना देता हूं आपके सामने। मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3 है, CH है, CH2 है, CH3 है, और देखो आपके पास सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल का ब्रांचिंग है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और आपके पास सेकंड वाले पोजीशन में मिथाइल का ब्रांचिंग है। आपके पास 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और सेकंड वाले पोजीशन पे मिथाइल का ब्रांचिंग है। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में सेकंड वाले पोजीशन पे आपके पास मिथाइल का ब्रांचिंग है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आइसोपेंटेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम आइसोपेंटेन कहते हैं। ये आपको बात समझ आना चाहिए। अब देखो ऐसे हमारे पास इसका भाई होता है कौन, इसका भाई होता है नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन कैसा होता है, देखो नियोपेंटेन में क्या होगा, आपके पास 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में होगा। नियोपेंटेन में आपके पास 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में होगा और आपके पास सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल का ब्रांचिंग होगा। आइसोपेंटेन में क्या था, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में सेकंड पोजीशन पे 1 मिथाइल का ब्रांचिंग, और नियोपेंटेन में क्या होगा, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में सेकंड कार्बन में 2 मिथाइल का ब्रांचिंग। तब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम नियोपेंटेन कह देंगे, इसे हम नियोपेंटेन कह देंगे। ये बात समझ आ रही है। अब देखो हमारे पास इसके अलावा और भी होते हैं, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आइसो ऑक्टेन, जिसे हम क्या कहते हैं आइसो ऑक्टेन। अब देखो आपके पास आइसो ऑक्टेन में क्या होता है, आपके पास आइसो ऑक्टेन में 5 कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन में। आपके पास आइसो ऑक्टेन में क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन में। आपके पास आइसो ऑक्टेन में क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन में। तो मैंने 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दिए। अब आपके पास क्या होता है, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल का ब्रांचिंग होता है और फोर्थ कार्बन पे 1 मिथाइल का ब्रांचिंग होता है। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं, 5 कार्बन होगा स्ट्रेट चेन में, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल का ब्रांचिंग, और क्या होगा आपके पास सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल का ब्रांचिंग। इसे क्या कहेंगे, आइसो ऑक्टेन कहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइसो ऑक्टेन जनरली बच्चों को पता नहीं होता, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ये हमने एल्केन की बात की, राइट। अब देखो नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट देखो हम बात कर सकते हैं एल्कीन के बारे में। तो नेक्स्ट एक काम करो, यहाँ पे आप लाइन खींचो और हम बात करेंगे एल्कीन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एल्कीन के बारे में, राइट। इसमें देखो हमारे पास कौन सा केस है, इसमें देखो हमारे पास कई सारे केस आते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। वो क्या है, देखो जैसे कि देखो हमारे पास आता है ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब इसे ना हम अलीन सिस्टम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अलीन सिस्टम कहते हैं, अलीन कहते हैं। अब हमारे पास सवाल आता है इसे हम अलीन सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम इसे अलीन सिस्टम कहते हैं। ये बात हमें समझ आया। तो हमारे पास एल्कीन में यही वाला फंडा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो हम बात करेंगे किसका, एल्काइल हैलाइड का। तो अगला हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड का। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालो, हम बात करेंगे किसका, हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का। अब एल्काइल हैलाइड में हमारे पास काफी सारे फंडे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला फंडा कौन सा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको बताया था किसमें, जो मैंने आपको बताया था BOC पार्ट 1 में, जिसे कहते हैं जेमिनल एंड विस्नल कंसेप्ट। तो मानो अगर हमारे पास एक जेमिनल डाइहैलाइड है, मानो अगर हमारे पास जेमिनल डाइक्लोराइड है, अगर हमारे पास जेमिनल डाइक्लोराइड है, तो ये आपके पास जेमिनल डाइक्लोराइड है, इसे क्या कहेंगे, जेमिनल डाइक्लोराइड, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे मिथाइल लगा देता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने बेसिक सा जेमिनल डाइहैलाइड बनाया, उसके बाद क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। तो आपको दिख रहा है अभी भी ये हमारे पास क्या है, अभी भी ये हमारे पास जेमिनल
डाइक्लोराइड की कैटेगरी में आएगा, हाँ जी आएगा। लेकिन इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड। ये कॉमन नेम है इसका, बात समझ आया? क्या नाम इसके पास हो जाएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? इथाइलिडीन क्लोराइड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक जेमिनल डाइक्लोराइड बनाया और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल डाल दिया। तो जो मेरे पास कंपाउंड बना उसका नाम क्या होता है? इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है। और देखो ऐसे ही हमारे पास विस्नल कंसेप्ट होगा, कौन सा? ये वाला। विस्नल में क्या होता है, याद है ना? जेमिनल में क्या होता है? एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन। विस्नल में क्या होगा? एडजेसेंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन। ये आपको समझ आता है? इसे हम बोलेंगे विसिनल डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? विसिनल डाइक्लोराइड। ये बात आपको समझ आ रहा है? अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हमारे पास होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है हमारे पास? इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये सब हमारे पास कॉमन नेम का फंडा है। इसका ऐसा कुछ खास लॉजिक नहीं होता, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, जेई मेंस में, नीट में, एडवांस में, तीनों में पूछते हैं। ठीक है, बात समझ आया? अब देखो अगला फंडा क्या आता है, ये सब आएगा एल्काइल हैलाइड के अंदर ही। अगला फंडा आता है, मैं यहाँ पे एल्का पेन का कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड होगा, देखो CH और इसके पास दो क्लोरीन, फिर CH और इसके पास दो क्लोरीन। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड होता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हमारे पास होता है वेस्ट्रॉन। नाम क्या होता है इसका? हमारे पास वेस्ट्रॉन होता है। और ये हमारे पास एक सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास इसी में अगला फंडा क्या होता है, आप एक सिंपल सा काम करो, ध्यान से देखना। क्या कि आपके पास है C डबल बॉन्ड C। आपके पास क्या है? आपके पास है C डबल बॉन्ड C। अब इसमें आपके पास लगा है दो क्लोरीन और इसमें आपके पास लगा है एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। ये आपके पास कंपाउंड है। ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम होता है वेस्ट्रोसोल। नाम क्या होता है इसका? वेस्ट्रोसोल। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? वेस्ट्रोसोल। और ये भी आपका सॉल्वेंट का ही काम करता है। ये आपको समझ आया, राइट? ये आपको समझ आ गया। अब देखो अगला, देखो फंडा कौन सा आएगा हमारे पास? अगला हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। तो अगला आप एक काम करो, यहाँ पे आप डाल लो हेडिंग, क्या हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। अब देखो हमारे पास अल्कोहल में कौन सा केसेस आएगा। सबसे पहले देखो वही वाला कंसेप्ट, कौन सा? जेमिनल एंड विसिनल। तो देखो ये हमारे पास एक विसिनल डायोल है। ये हमारे पास एक विसिनल डायोल है। और इस विसिनल डायोल का नाम क्या है? इस विसिनल डायोल का हमारे पास नाम क्या है? इसका नाम हमारे पास है, क्या नाम होता है इसका मालूम है? इसका नाम होता है ग्लाइकोल। इसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोल। तो ये आपके पास एक विसिनल डायोल है। विसिनल डायोल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे OH है और इसका कॉमन नेम क्या होता है हमारे पास? ग्लाइकोल होता है। या फिर इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल। ये बात आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव OH है। अगर हमारे पास तीन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के ऊपर OH हो तब क्या नाम होगा? अगर हमारे पास तीन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के ऊपर OH हो, अगर हमारे पास तीन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के ऊपर OH हो, तब इसका नाम हो जाता है ग्लिसरॉल। अगर हमारे पास तीन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के ऊपर OH हो, इसका नाम क्या हो जाता है? ग्लिसरॉल इसका नाम हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो दो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे OH था, नाम हो गया ग्लाइकोल, या फिर इसका नाम हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पे तीन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे OH था, नाम हो गया इसका ग्लिसरॉल। इसमें देखो हमारे पास और भी आता है। मैं एक काम करूँ क्या, साथ साथ नंबरिंग देते रहता हूँ ताकि हम लोग को आइडिया हो कितना पढ़ लिया। 1 2 3, यहाँ हमारे पास क्या हुआ? 4 हुआ। यहाँ हमारे पास क्या हुआ? 5 हुआ। यहाँ हमारे पास क्या हुआ? 6 हुआ। अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ? 7 हुआ। यहाँ हमारे पास क्या हुआ? 8 हुआ। यहाँ हमारे पास क्या हुआ? 9 हुआ। यहाँ हमारे पास क्या हुआ? 10 हुआ। अब देखो हमारे पास अल्कोहल में और भी केस आते हैं, कुछ केस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाले केस आते हैं, इसे हम कहते हैं अलाइलिक वर्सेस विनाइलिक कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर देखो ये हमारे पास एक अल्कोहल है या फिर ये हमारे पास एक अल्कोहल है,
अब दोनों अल्कोहल का क्या फंडा है समझो ध्यान से। देखो फर्स्ट वाले केस में अल्कोहल या फिर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन विनाइलिक कार्बन है। उस कार्बन को मैं विनाइलिक कार्बन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब हमारा OH जुड़ा होता है विनाइलिक कार्बन से, इसे हम कह देते हैं विनाइलिक अल्कोहल। बात समझ आया। और जब हमारा OH जुड़ा होता है अलाइलिक कार्बन से, इसे हम अलाइलिक कार्बन क्यों कहेंगे, जो कार्बन हमारा विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है उसे कहते हैं अलाइलिक कार्बन। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा OH जुड़ा है अलाइलिक कार्बन पे, इसे हम कहेंगे अलाइलिक अल्कोहल। इसे क्या कहेंगे, अलाइलिक अल्कोहल। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ रहा होगा आपको। ये बात किया हमने नंबर 11 का, नंबर 12 का। ठीक है, बात समझ आया। अब देखो अगला हम बात करेंगे ईथर के बारे में। तो अगला आप हेडिंग डालो, हम बात करेंगे थोड़ा सा ईथर के बारे में। ईथर में जो हम लोग को कॉमन नेम याद रखने हैं। अब देखो ईथर में कौन सा आएगा, ध्यान से देखना। इसे मैं वापस बनाता हूँ वाइट से, नंबर 13 पे आएगा। देखो एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है। देखो ये हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर अगर मैं लगा देता हूँ OCH3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं बेंजीन के ऊपर लगा देता हूँ OCH3, तब ये जो कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एनिसोल। इसका एक कॉमन नेम होता है एनिसोल, और एक इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम कौन सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम हमारे पास एनिसोल है। ये मोर इंपॉर्टेंट कॉमन नेम के अंदर आता है। शायद बात समझ आ रहा होगा। अब देखो अगला हमारे पास कौन सा आएगा, अगला हम बात करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। अब देखो एल्डिहाइड में क्या आता है हमारे पास। एल्डिहाइड में सबसे पहला कॉमन नेम जो हमारे पास आता है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। CH3 होता है यार ये। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, CH होता है, डबल बॉन्ड C होता है। ऐसा होता है क्या, हाँ जी होता है। CH3 होता है, CH होता है, डबल बॉन्ड CH होता है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड H होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एल्डिहाइड वाले कॉमन नेम थोड़े मोर इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपके पास कंपाउंड होता है, कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम हमारे पास होता है क्रोटोनल्डिहाइड। क्या कॉमन नेम होता है, क्रोटोनल्डिहाइड। क्या कॉमन नेम होता है, क्रोटोनल्डिहाइड। बात समझ आया आपको। ऐसे देखो अगर मेरे पास क्या हो, अगर कुछ ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, इसका आपके पास नाम क्या होता है, इसका आपके पास नाम होता है एकरल्डिहाइड। क्या नाम होता है आपके पास, एकरल्डिहाइड। या फिर बहुत सारे लोग इसी को क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग इसी को कहते हैं एक्रोलिन। इसी को क्या कहते हैं, एक्रोलिन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एक्रोलिन कहते हैं। बात समझ आया आपको। ऐसा फंडा काम करता है। देखो इसके अलावा हमारे पास और भी फंडा होता है। अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव एल्डिहाइड ग्रुप आपस में जुड़े हैं, तब इसका नाम क्या हो, तब इसका नाम हमारे पास हो जाता है ग्लाइऑक्सिल। अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव एल्डिहाइड ग्रुप एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हैं, तब इसका नाम हो जाता है हमारे पास ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रहा है। और एक देखो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्लिसरल्डिहाइड। एक काफी इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड। अब एक चीज देखो ध्यान से, हमारे पास ग्लिसरॉल क्या था, ग्लिसरॉल का मतलब था हमारे पास तीन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन में तीन OH लगे हैं। तो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास वापस तीन कार्बन होंगे, इसमें आपके पास वापस तीन कार्बन होंगे। लेकिन देखो फर्क क्या होगा, आपके पास एक कार्बन में एल्डिहाइड होगा और बाकी दोनों कार्बन में OH होगा। मैंने क्या बोला, इसमें आपके पास वापस तीन कार्बन होंगे। फर्क क्या होगा, आपके पास एक कार्बन में एल्डिहाइड होगा और बाकी दोनों कार्बन में आपके पास OH होगा। ये बात आपको समझ आ रही है। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा। राइट, ये आपको समझ आया। तो देखो नंबरिंग कितना हो गया, 13 की बात की, ये 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, अगला देखो हम थोड़ा सा बात करते हैं कीटोन के बारे में। तो यहाँ पे आप बना लो यार, हम बात करेंगे कीटोन के बारे में।
हम थोड़ा सा बात करेंगे कीटोन के बारे में। अब देखो कीटोन में आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मैं बता देता हूँ। एक आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या होता है, कुछ ऐसा होता है वो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। इसका आपके पास नाम क्या होता है, इसका आपके पास नाम होता है एसीटोन। इसका आपके पास नाम क्या होता है, इसका आपके पास नाम होता है एसीटोन। ये बात आपको समझ आ रही है? ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है? बात समझ आई? अब देखो अगला हमारे पास क्या आएगा, अगला हमारे पास आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस। तो आप एक काम करो, यहीं पे हेडिंग डाल लो। अगला हमारे पास कौन सा केस आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है। कितना नंबर हो गया? ये हमारे पास 18 हो गया। अब ये हमारे पास 19 होगा। अब देखो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ध्यान से देखना। इसमें हमारे पास कई सारे फंडे आते हैं। इसमें हमारे पास कई सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट से फंडे आते हैं। अब देखो फंडा क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में सबसे पहला एग्जांपल कौन सा आता है, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन है, ठीक है। हमारे पास नीचे वाले कार्बन पे केवल एसिड है, ऊपर वाले कार्बन पे एसिड भी है, साथ में OH भी है। ये हमारे पास कंपाउंड होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हमारे पास होता है मैलिक एसिड। देखो मैं ना यहाँ पे वही नाम ज्यादा लिखा रहा हूँ जो आप भूल जाते हो। जो नाम आपको याद रहता है वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? बात समझ आ रहा है? तो इसका नाम हमारे पास क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। कैसे बनता है, दो कार्बन हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव बनेगा, नीचे वाले कार्बन पे हमारे पास केवल एसिड होगा, ऊपर वाले कार्बन पे हमारे पास OH भी होगा और एसिड भी होगा। ये बात आपको समझ आ रही है? अब देखो नंबर 20 पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। नंबर 20 पे हमारे पास एक ही कार्बन है और इस एक कार्बन का चारों ग्रुप डिफरेंट है। एक ग्रुप मिथाइल है, एक ग्रुप OH है, एक ग्रुप हाइड्रोजन है और एक ग्रुप आपके पास एसिड है। ये आपके पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, लैक्टिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ये आपको मिल्क में मिलता है। बात समझ आया? कैसे बनाया, एक कार्बन, इसका चारों ग्रुप डिफरेंट, एक हाइड्रोजन, एक OH, एक मिथाइल, एक एसिड। बात समझ आया? नंबर देखो 21 पे हमारे पास क्या आएगा, 21 पे हमारे पास जो कंपाउंड आएगा कैसे बनेगा, देखो CH2 है, आपको लगाना है लेफ्ट साइड NH2 और आपको लगाना है राइट साइड एसिड। ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हमारे पास होता है ग्लाइसीन। इसका हमारे पास नाम क्या होता है, ग्लाइसीन होता है। और इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसके बारे में आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में, प्रोटीन के अंदर। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये आप देखोगे, ठीक है? ये आपको समझ आएगा, जिनको नहीं पता ये सब क्या होता है टेंशन मत लो, सब आप सीख जाओगे टाइम के साथ। अब देखो हमारे पास नंबर 22 पे क्या आता है, नंबर 22 पे हमारे पास क्या आएगा, बहुत ही ध्यान से देखना। नंबर 22 पे हमारे पास आएगा ग्लाइकोलिक एसिड। अब ग्लाइकोलिक एसिड कैसे बनेगा, CH2 बनाओ, एक साइड एसिड लगाओ, एक साइड OH लगाओ। मैंने क्या बोला, CH2 बनाओ, एक साइड OH लगाओ, एक साइड एसिड लगाओ। CH2 बनाओ, एक साइड OH लगाओ, एक साइड एसिड लगाओ। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। वापस बोल रहा हूँ, CH2 बनाओ, एक साइड एसिड लगाओ, एक साइड OH लगाओ। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कह देते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड। ये बात आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? ये आपको समझ आ रहा है? अगला देखो हमारे पास क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ। अगला हमारे पास आता है मैलोनिक एसिड। अब देखो मैलोनिक एसिड कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। देखो मैलोनिक एसिड हमारे पास क्या होता है, एक टाइप का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कैसे बनेगा, CH2 लगाया और एसिड और एसिड, ये हमारे पास मैलोनिक एसिड होता है। क्या होता है ये हमारे पास, ये हमारे पास मैलोनिक एसिड होता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे क्या पाओगे, ये आपके पास, आप कुछ हद तक कह सकते हो क्या है, ये आपके पास जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला क्या होता है हमारे पास, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास एक CH2 है, अगर आप यहाँ पे दो CH2 लगा दो तो ये जेमिनल कंसेप्ट बन जाएगा, विस्नल कंसेप्ट। उस केस में इसका नाम क्या होगा, उस केस में इसका नाम हमारे पास होता है सक्सिनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका,
सक्सीनिक एसिड, इसका नाम क्या होता है हमारे पास? सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। बात समझ आया? और ये हमारे पास क्या है, आपको दिख भी रहा होगा, ये हमारे पास विसिनल डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, विसिनल डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है। ये बात आपको समझ आ रहा है? नंबर 24 पे बात किया। अब देखो नंबर 25 पे क्या आएगा हमारे पास, बहुत ही ध्यान से देखना। नंबर 25 की बात करते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन था, यहाँ पे आप 3 कार्बन लगा दो, तब क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, है ना। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एसिड, और यहाँ पे क्या आएगा, एसिड। ऐसा कुछ कंसेप्ट बनेगा। अब ना ये जेमिनल है ना ये विस्नल है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम कहलाएगा ग्लूटारिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, ग्लूटारिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, ग्लूटारिक एसिड। ये आपको बात समझ आई? देखो नंबर 26 पे क्या आएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे 3 की जगह 4 कार्बन हो, यहाँ पे हमारे पास 3 की जगह 4 कार्बन हो, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे दिखा दूं कंडेंस वे में, CH2 का होल 4। इसका मतलब यहाँ पे 3 CH2 है, यहाँ पे 4 CH2 आ जाएंगे, और दोनों साइड एसिड लगा दिया। अब इसका हमारे पास नाम क्या होता है, इसे कहते हैं एडिपिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं एडिपिक एसिड। बात समझ आ रहा है? अब देखो नंबर 27 पे क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना। नंबर 27 पे हमारे पास क्या आएगा, टार्टरिक एसिड। भी कैसे बनता है, देखो आप 2 कॉन्सिक्यूटिव कार्बन बनाओ, दोनों पे एक साइड एसिड, एक साइड OH, एक साइड एसिड और एक साइड OH। ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, इसका नाम होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड नाम सुना है इसका, टार्टरिक एसिड, बड़ा फेमस नाम है, इसको सुन लेते हैं क्लास 10 तक। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो अगला क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 28 पे बात करते हैं। देखो एक होता है हमारे पास मैलिक एसिड, एक हमारे पास होता है फ्यूमेरिक एसिड, दोनों हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला केस होता है। जिसको नहीं मालूम टेंशन मत लो, अभी के लिए बस सुन लो। देखो सिंपल सा फंडा क्या है ना, आपको पता होना चाहिए हमारे पास पाई बॉन्ड के अबाउट ना रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पे हमारे पास फ्री रोटेशन अवेलेबल होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे दोनों OH सेम साइड, जब आपके पास दोनों OH सेम साइड हो, तब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मैलिक एसिड। ध्यान रखना, कुछ देर पहले हमने किया था, उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास MaLiC था, और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास MaLeIC है। दोनों अलग होते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होता है। और देखो फंडा क्या है, अगला क्या होता है, आप यहाँ पे दोनों OH को अपोजिट रखो, तो एक OH ऐसे, एक OH ऐसे, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड। अगर आपको अभी समझ नहीं भी आ रहा है, फिर भी अभी के लिए ध्यान रखो, और यहाँ पे लिख भी लो, क्या लिख लो मैं बता दे रहा हूँ। फ्यूमेरिक एसिड, इसका नाम क्या होता है हमारे पास, फ्यूमेरिक एसिड होता है। अगर अभी आपको नहीं भी समझ आ रहा है, फिर भी आप लिख लो क्या, कि देखो ये ना आपके पास सिस वाला कंसेप्ट होता है, सिस आइसोमर होता है, और ये आपके पास ट्रांस आइसोमर होता है। क्लियर? ये आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो यहां तक हमने बात किया एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव के बारे में। हेडिंग डालो यहाँ पे, हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, एसिड डेरिवेटिव के बारे में। एसिड डेरिवेटिव, आपको पता है ना हमारे पास 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं। हमारे पास एस्टर होता है, एनहाइड्राइड होता है, असाइल हैलाइड होता है, और अमाइड होता है। ये हमारे पास 4 एसिड डेरिवेटिव देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या फंडा काम करेगा, नंबर 30 पे बात करते हैं, 28 हुआ है, 29 हुआ, नंबर 30 पे हम बात कर सकते हैं। देखो 30 पे क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना। 30 पे हमारे पास आएगा सबसे पहले कौन सा, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा कंपाउंड आएगा, NH2 C डबल बॉन्डो NH2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में हमने BOC में ही बात किया था। इसका नाम होता है यूरिया, इसका नाम होता है यूरिया। बात समझ आया, इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारे पास होता है यूरिया। ये फंडा हमारे सामने आता है। और देखो हमारे पास फंडा क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास और एक फंडा आता है बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है, कि देखो अगर ऐसा कुछ कंपाउंड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2,
सी डबल बॉन्ड हो CH3, तब इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटाइल एसीटोन। इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटाइल एसीटोन। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपके पास क्या है, अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, तो आपके पास 1 और 3 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है। तो ये आपके पास 1,3 डाई कीटो कंपाउंड है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये हमने बात किया एसिड डेरिवेटिव के बारे में। अब देखो अगला हमारे पास क्या आएगा, अगला हमारे पास आएगा नाइट्रोजन डेरिवेटिव। हेडिंग डालो, नाइट्रोजन डेरिवेटिव। देखो ये सब आपको बोरिंग काम लग सकता है, देखो मैंने एकदम बेसिक चालू किया हूँ। अभी हम सारी बेसिक बातें कर ले ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। और मैं आपको बोल रहा हूँ इस कोर्स में ना एकदम बहुत ही हाई लेवल तक कॉन्सेप्ट जाएगा, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा और आप एक एक चीज सीख जाओगे, मेरी गारंटी। पर आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। इस कोर्स में मैं ऑर्गेनिक को एकदम ग्रास रूट लेवल से उठा के एकदम ओलंपियाड लेवल तक लेके जाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। आप सब कुछ सीख जाओगे, बस पेशेंस रखना है। तो देखो ये आपके पास नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, ठीक है, वो भी आप कम टाइम में सीखोगे, सबसे कम टाइम में। अब देखो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके पास सबसे पहले जो कंपाउंड आता है कुछ ऐसा आता है, ध्यान से देखो। ये आता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपके पास साइनाइड होता है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है आपको दिख रहा है, यहाँ पे विनाइलिक कार्बन पे साइनाइड लगा है। तो इसका एक नाम तो होता है विनाइल साइनाइड, इसका एक नाम तो क्या होता है हमारे पास, विनाइल साइनाइड। लेकिन जो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है क्या, वो होता है हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पॉलीमर में गेम खेलेगा। एक्राइलोनाइट्राइल, क्या कहते हैं इसे हम एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। इसी के पॉलीमर को कहते हैं पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। बात समझ आया, ऐसा फंडा काम करता है। और एक देखो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कुछ ऐसा है, इस कंपाउंड का हमारे पास नाम होता है गुआनिडीन। क्या नाम होता है, गुआनिडीन नाम होता है। और आपको जान के ये थोड़ा अच्छा लगेगा कि ये हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ये बेस कैसे होता है, आपको पता है नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर होते हैं, और क्योंकि नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर होता है, ये काम करता है लुईस बेस का, तो ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होता है। इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे मॉडर्न जीओसी के अंदर, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, यहाँ पे हम जितना भी कंपाउंड लिख रहे हैं सबका केमिस्ट्री हम स्टडी करने वाले रिमेनिंग 3 से 4 महीने के अंदर, सबका हम केमिस्ट्री स्टडी करने वाले हैं। ये आपको एसीटोन दिख रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा दिखेगा किसमें, ये आपको बहुत ज्यादा दिखेगा जब हम बात कर रहे होंगे आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में, या फिर जब हम बात कर रहे होंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, उसमें काफी दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बाकी केसेस का, अब देखो आपको कार्बो ऑक्जेलिक एसिड काफी दिखेगा डी कार्बो ऑक्सिलेशन रिएक्शंस में, और आपको सारा फंडा दिखेगा। आपको एडिपिक एसिड दिखेगा पॉलीमर में, ये आपको पॉलीमर केमिस्ट्री में दिखेगा। आपको मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड बहुत दिखेगा, ये आपको हर केसेस में दिखेगा। आपको यूरिया बहुत दिखेगा, ठीक है, आपको ये सारे कंपाउंड दिखेंगे। आपको एसिटाइल एसीटोन दिखेगा टोटोमेरिज्म में, आपको सारे कंपाउंड का केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। आपको ये बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास आएगा 31 में, और ये हमारे पास आ जाएगा 32 में। अब देखो नेक्स्ट हमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम के बारे में बात करना है। तो आप लिख लो एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोचे कि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब होता है वो वाले कंपाउंड जिनके पास अरोमा होता है, ठीक है, एक स्मेल होता है, उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसके बारे में हम जीओसी में काफी डिटेल में बात करेंगे। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड में आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे। देखो सबसे पहला आपके पास कुछ ऐसा आएगा, आपको पता है ये जो हमारे पास होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। ये आपको पता होगा, आपने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 10 में। अब देखो 34 पे क्या आएगा कि अगर हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, और अगर हमारे पास एक और 6 मेंबर्ड रिंग है, और देखो फंडा क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, नैप्थलीन नाम होता है। अब देखो अगला क्या आएगा 35 में, हमारे पास अब की बार 3 6 मेंबर्ड रिंग है, अब की बार हमारे पास 3 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ आपके पास 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हमारे पास एंथ्रासीन हो जाएगा, राइट।
ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो इसमें हमारे पास और भी कंपाउंड्स है, नंबर 36 पे बात करेंगे। जैसे देखो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, एक आपके पास 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, एक आपके पास 6 मेंबर रिंग है, एक आपके पास 5 मेंबर रिंग है, और देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, 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 और यहाँ पे आपके पास क्या चीज है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन एटम है, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, इंडोल होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला देखो 37 पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, खाली फर्क क्या है कि हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा है, फर्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम है। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या हो जाता है, इसका नाम हमारे पास पेरिडीन हो जाता है। इसका नाम हमारे पास क्या हो जाता है, इसका नाम हमारे पास पेरिडीन हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास और भी काफी केस आते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि ध्यान से देखना, एक हमारे पास बहुत फेमस केस है, 38 की बात करते हैं। हमारे पास मानो बेंजीन है, राइट, और यहाँ पे हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, और यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास एक ही कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हमारे पास होता है सल्फरनेलिक एसिड। इसका नाम हमारे पास क्या होता है, सल्फरनेलिक एसिड। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला, देखो बात का 39 पे, 39 पे हमारे पास क्या आएगा, देखो 39 पे क्या आएगा, ध्यान से देखना, हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हमारे पास फ्यूरान होता है। 40 पे क्या आएगा, वापस हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, लेकिन अब की बार क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर है। वापस हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन की जगह हमारे पास सल्फर है, तब इसका नाम हमारे पास हो जाएगा थायोफीन। इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, थायोफीन। और वापस से आपके पास 5 मेंबर रिंग है, लेकिन अब की बार यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हमारे पास पायरोल हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, तो इसका नाम हमारे पास पायरोल हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका नाम हमारे पास पायरोल हो जाता है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अभी देखो हमारे पास एरोमेटिक में और भी केसेस होता है, नंबर 42 पे बात करते हैं। अब देखो नंबर 42 पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 7 मेंबर रिंग है, एक 7 मेंबर रिंग है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास 7 मेंबर रिंग से जुड़ा 5 मेंबर रिंग है। हमारे पास 7 मेंबर रिंग है, और 7 मेंबर रिंग से जुड़ा 5 मेंबर रिंग है, और हमारे पास पाई बॉन्ड कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि देखो हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, मतलब आपको दिख रहा है हमारे पास ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ताकि हमारे पास मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करे। इस कंपाउंड का नाम आपके पास अज्यूलिन होता है। इस कंपाउंड का नाम आपके पास क्या होता है, अज्यूलिन होता है। ये आपको समझ आ रहा होगा, राइट। इसमें आपको कोई टाइप का दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कुछ हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉमन नेम आते हैं, वो कौन से, देखो इसके बारे में बात नंबर 43 पे, कि देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास बेंजीन है, आपके पास बेंजीन है, उसके बाद आपके पास बेंजीन से कार्बन डायरेक्टली अटैच है। मैंने क्या बोला, आपके पास बेंजीन है, आपके पास बेंजीन है, और आपके पास बेंजीन से कार्बन डायरेक्टली अटैच है। आपके पास बेंजीन है, बेंजीन से कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, बेंजीन है, बेंजीन से कार्बन डायरेक्टली अटैच है। अब बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, उसमें 2 मिथाइल का ब्रांचिंग है। आपके पास बेंजीन है, बेंजीन से कार्बन डायरेक्टली अटैच है। अब बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, उसमें आपके पास 2 मिथाइल का ब्रांचिंग है। इस कंपाउंड का नाम होता है क्यूमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या होता है, क्यूमीन होता है। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या होता है, क्यूमीन होता है। बात समझ आ रहा है, ये फंडा हमारे पास आता है। अब देखो अगला ना हमारे पास जाइलिन का फंडा आता है। अब देखो जाइलिन का क्या फंडा है, ध्यान से देखना। देखो जाइलिन का फंडा कुछ ऐसा है कि देखो जब आपके पास बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्लूकोज को जाइलिन बोलते हैं। जब आपके पास बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्लूकोज को जाइलिन बोलते हैं। अब डिपेंड करता है, आपका दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे हो सकते हैं, और आपका दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के
रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे हो सकते हैं, साथ ही आपका दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे हो सकते हैं। अब ऑर्थो मेटा पैरा कोई एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। जैसे अगर मैं मिथाइल वाले ग्रुप को हर जगह कंसिडर कर लूं, अगर मैं मिथाइल वाले ग्रुप को हर जगह कंसिडर कर लूं, तो देखो जस्ट बाजू वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, बाजू वाले कार्बन को छोड़ के जो पोजीशन आएगा उसको मेटा बोलेंगे, और जस्ट अपोजिट वाले को पैरा बोलेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलीन। इसका नाम क्या होता है? मेटाजाइलीन। और इसका नाम क्या होता है? पैराजाइलीन। तो ये हमने किसका बात किया? ये हमने बात किया 44 का, 45 का एंड 46 का। अब देखो आपके पास 47 पे क्या आएगा कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, या फिर आपके पास बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा है, या फिर आपके पास बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है, राइट, या फिर आपके पास बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा है। इन सभी केसेस में हमारे पास नाम क्या होता है? ठीक है, तो देखो आपके पास इस वाले केस में नाम होता है एनिलीन। जब आपके पास बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाए, जब आपके पास बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाए, तब आपके पास कंपाउंड का नाम क्या होगा? तब आपके पास कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। समझ आ रहा है? जब आपके पास बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप डायरेक्टली लगाए, तब आपके कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। इस वाले कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन। जब आपके पास बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, इसका नाम हो जाता है फेनॉल। जब आपके पास बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, नाम हो जाता है फेनॉल। अब इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है? जब आपके पास बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल है, नाम होता है टोलुइन। जब आपके पास बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल है, नाम क्या होता है आपके पास? नाम आपके पास टोलुइन हो जाता है। ये फंडा आपको क्लियर हुआ? जब आपके बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप होता है, आपका नाम यहाँ पे टोलुइन हो जाता है। ये 47 का बात हुआ, 48 का बात हुआ, 49 का बात हुआ, 50 का बात हुआ। हमने 50 कंपाउंड्स के कॉमन नेम के बारे में बातचीत कर लिया है, राइट। अब इससे आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखना। फंडा देखो क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सिंपल सा फंडा है। एक देखना बहुत कॉमन सा कंपाउंड आपके पास है। नंबर 51 पे बात करते हैं कि देखो फंडा क्या है। अगर आप फिनॉल लो, अगर सबसे पहले आप फिनॉल बनाओ, मैंने यहाँ पे फिनॉल बना लिया। एक बार आपने फिनॉल बना लिया, तो अगर आप फिनॉल के सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। एक बार आपने फिनॉल बना लिया, अगर आप फिनॉल के सभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, तब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। और ये काफी ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है। बात समझ आ रहा है? अगर आप फिनॉल के सभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाओ, तब आपका जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। ये काफी ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है। नंबर 52 पे हमें थोड़ी बातचीत करनी है। 52 पे क्या आएगा, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फंडा आता है डायोल के बारे में। देखो क्या कि देखो अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर दो OH लगे ऑर्थो पोजीशन पे, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर दो OH लगे ऑर्थो पोजीशन पे, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हमारे पास होता है कैटेकॉल। अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर दो OH ग्रुप लगे एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, नाम क्या होता है? कैटेकॉल। अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर दो OH ग्रुप लगे हैं मेटा पोजीशन पे, नाम होता है क्या? नाम होता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर दो OH ग्रुप लगे हैं मेटा पोजीशन पे, नाम होता है रिसोर्सिनॉल। और अगर ये लगे हैं पैरा पोजीशन पे, नाम क्या होता है? नाम होता है हमारे पास क्विनॉल। आपको पता होना चाहिए बेंजीन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि आपके पास 6 मेंबर रिंग है, बीच में आपका सर्कल बना दो। ऐसे भी आप बेंजीन को दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये 52 का बात हुआ, 53 का बात हुआ, 54 का बात हुआ। अगला देखो हमारे पास 55 में क्या आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ देखो क्या आएगा कि देखो अगर हमारे पास फिनॉल के अगर हमारे पास फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है, इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसॉल। अगर हमारे पास फिनॉल के मेटा पोजीशन पे मिथाइल है ना, अगर हमारे पास फिनॉल के
मेटा पोजीशन पे मिथाइल है, इसका नाम होता है मेटाक्रिसॉल। और अगर हमारे पास फिनॉल के पैरा पोजीशन पे मिथाइल होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हमारे पास होता है पैराक्रिसॉल। ये 55 है, 56 है एंड 57 है। ये सारा फंडा आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं 58 की। हमारे पास एरोमेटिक केमिस्ट्री में बहुत ही सारे कॉमन नेम आते हैं। अब देखो यहाँ देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो। अगर आप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में लगाते हो एल्डिहाइड, अगर आप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में लगाते हो एल्डिहाइड, इसका नाम होता है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। अगर आप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में लगाते हो एल्डिहाइड, नाम क्या होता है? ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। सिमिलरली अगर आप फिनॉल के पैरा पोजीशन में लगाओगे एल्डिहाइड, नाम क्या हो जाएगा? नाम हमारे पास हो जाएगा पैरासैलिसल्डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा? पैरासैलिसल्डिहाइड, पैरासैलिसल्डिहाइड। बात समझ आया? अगर आप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड के जगह पे एसिड लगाते हो, अगर आप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड के जगह पे एसिड लगाते हो, तब इसका नाम क्या होता है? तब इसका नाम हो जाता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। तब इसका नाम हो जाता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। और अगर आप फिनॉल के पैरा पोजीशन लगाते हो एसिड, अगर आप फिनॉल के पैरा पोजीशन लगाते हो एसिड, तब इसका नाम हो जाता है पैरासैलिसिलिक एसिड। तब इसका नाम हो जाता है पैरासैलिसिलिक एसिड। ये बात आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। बात समझ आया? ये आपको समझ आना चाहिए। अब देखो हमारे पास और भी फंडे होते हैं, समझा रहा हूं मैं आपको क्या। नंबर 62 पे बात करते हैं। अब देखो हमारे पास एक फंडा क्या होता है, एक हमारे पास फंडा होता है टोलुइक एसिड का। कि देखो हमारे पास टोल्यूइन क्या होता है आपको पता है, जब आप बेंजीन पे लगाओगे CH3, जब आप बेंजीन पे लगाओगे CH3, नाम टोल्यूइन पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दे, तब इसका नाम पड़ जाता है टोलुइक एसिड। और क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो पोजीशन में लगा है, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोटोलुइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थोटोलुइक एसिड। सिमिलरली आप एक काम करो, आप यहाँ पे एसिड को लगा दो ऑर्थो के जगह पे पैरा पोजीशन पे। आप यहाँ पे एसिड को लगा दो ऑर्थो के जगह पे पैरा पोजीशन पे, तब क्या होगा? तब इसका नाम हो जाएगा पैराटोलुइक एसिड। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? पैराटोलुइक एसिड। बात समझ आया? ऐसा फंडा काम करेगा। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक काम करो, आप एसिड को लगा दो मेटा पोजीशन पे, तब आपका ये क्या कहलाएगा? तब आपका ये कहलाएगा मेटाटोलुइक एसिड। तब क्या कहलाएगा? मेटाटोलुइक एसिड। क्लियर? अब देखो हमारे पास 65 नंबर पे क्या आएगा, ध्यान से देखना। 65 नंबर पे क्या आएगा? अगर आपके पास ऑलरेडी अगर आपके पास ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर एसिड ग्रुप है, अगर आपके पास ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अगर आपके पास ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और उसके बाद भी आप ऑर्थो पोजीशन में एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देते हो। मैंने क्या बोला? अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसके बावजूद अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे उसके बावजूद अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देते हो, तब इसका नाम होता है थैलिक एसिड। तब इसका नाम होता है थैलिक एसिड। अब अगर आप एक सिंपल सा काम करो, आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे लगाया। अगर आप यहाँ पे ऑर्थो के जगह पे मेटा पोजीशन पे लगा दोगे, तब जो आपके पास कंपाउंड बनेगा, उसका आपके पास नाम होगा आइसोथैलिक एसिड। उसका आपके पास क्या नाम होगा? आइसोथैलिक एसिड। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा दोगे, तब जो आपके पास कंपाउंड बनेगा, क्या नाम होगा? अगर आप यहाँ पे दोनों एसिड ग्रुप को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे लगा दोगे, तब जो आपके पास कंपाउंड बनेगा, उसका नाम होगा टेरेप्थेलिक एसिड। उसका नाम क्या होगा? टेरेप्थेलिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर में काफी काम आता है, ठीक है। ये हमने बात किया। अब देखो हम बात करेंगे 68 के बारे में। अब देखो 68 के बारे में क्या फंडा है, समझ लो। देखो सिंपल सा फंडा, अगर बेंजीन है, इसके ऊपर हमारे पास एसिड ग्रुप है, इसको हम कहेंगे बेंजोइक एसिड।
ठीक है। और देखो अगर हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड। अगर हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे अपने पास सी डबल बॉन्डो CH3 है, तब इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनोन। ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये सारा बात? अब देखो हम कुछ बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। अब हम थोड़ा बहुत बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। आपको पता है ना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है? जब आपके पास रिंग में हेटेरो एटम हो। तो अब हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। हम किसका बात करते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। हम किसका बात करेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बात समझ आया? अब इसमें देखो आपके पास क्या क्या केस आएगा, बहुत ही ध्यान से देखना। इसमें देखो क्या आएगा, जैसे कि मानो नंबर 71 पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, मानो हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग है। हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग है, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया। हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग है, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया। तब क्या होगा? तब जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमारे पास हो जाएगा पिपरीडीन। इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा? पिपरीडीन हो जाएगा। इसका नाम हमारे पास हो जाएगा पिपरीडीन। बात समझ आया? देखो अगला हमारे पास क्या आता है, 72 पे बात करते हैं। अगर हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है, अगर हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है, उसमें आप यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, तब इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तब इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अच्छा, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है, ध्यान से देखो। देखो हमारे पास फ्यूरान क्या था, क्या आपको याद आ रहा है? हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग था। हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग था, उसमें तो पाई बॉन्ड था और ऑक्सीजन का नाम फ्यूरान था। हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग था, दो पाई बॉन्ड था, ऑक्सीजन था, नाम था फ्यूरान। अगर आप इसी फ्यूरान में दोनों पाई बॉन्ड को हटा के 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, अगर आप इसी फ्यूरान में दोनों पाई बॉन्ड को हटा के 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, तब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। बात समझ आया? अगला देखो आपके पास फंडा क्या है। अगर आपके पास एक 3 मेंबर रिंग है, उसमें ऑक्सीजन है। अगर आपके पास एक 3 मेंबर रिंग है, उसमें ऑक्सीजन है, तब ये जो आपके पास कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है ऑक्सीरेन सिस्टम। इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीरेन सिस्टम। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ आनी चाहिए। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो ये आपके पास हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये आपके पास हो जाएगा ऑक्सीरेन। आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अगला हमारे पास क्या आएगा, नंबर 74 पे बात करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग है। तो ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है। और देखो साथ में क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है। ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम हमारे पास क्या होता है? इसका नाम हमारे पास होता है क्विनोक्लिडीन। इसका नाम हमारे पास क्या होता है? क्विनोक्लिडीन। 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 QUINUCLIDINE। क्विनोक्लिडीन। क्विनोक्लिडीन। बात समझ आया? बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम पढ़े होंगे मॉडर्न जीओसी के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ। तब हम क्या करेंगे, तब हम ट्राई इथाइल अमीन और क्विनोक्लिडीन में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तब आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो क्विनोक्लिडीन होता है वो आपका ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू ट्राई इथाइलामीन, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट बेस होता है। और आपका ट्राई इथाइलामीन क्या होता है? नॉन कॉम्पैक्ट बेस के कैटेगरी में आता है। मैं एक काम करता हूँ, नाम को वापस से लिख लेता हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। नाम क्या है? क्विनोक्लिडीन। बात समझ आया? ऐसा कुछ नाम होता है इसका। अब देखो हमारे पास 75 पे क्या आएगा, ध्यान से देखना। देखो 75 पे हमारे पास क्या आएगा, थैलामाइड आएगा। देखो थैलामाइड कैसे बनता है, अगर आप थैलिक एसिड और अमोनिया का आपस में रिएक्शन कराओ, तब जो आपके पास अमाइड बनेगा उसका नाम होगा थैलामाइड। ऐसा कुछ फंडा आपके पास आता है थैलामाइड के बारे में। ऐसा कुछ फंडा आपके पास आता है थैलामाइड के बारे में। और देखो ऐसे ही हमारे पास का भाई भी होता है, कौन सा? थैलिक एनहाइड्राइड।
अगर आप थैलिक एसिड में से दोनों एसिड ग्रुप से पानी बाहर कर दो, अगर आप थैलिक एसिड में से दोनों एसिड ग्रुप में से पानी बाहर कर दो, तब जो आपके पास बनेगा उसका नाम होता है थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम हमारे पास क्या होता है? इसका नाम हमारे पास होता है थैलिक एनहाइड्राइड। बात समझ आ रहा है? ये फंडा ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 7 पे बात करेंगे। एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो क्या है ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास बेंजीन है, अगर हमारे पास बेंजीन है, अगर हमारे पास बेंजीन है, फिर यहाँ पे हमारे पास है सी एच डबल बॉन्ड सी एच। अगर हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे हमारे पास है सी एच डबल बॉन्ड सी एच। उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर हमारे पास बेंजीन है, फिर हमारे पास है सी एच डबल बॉन्ड सी एच। उसके बाद अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हमारे पास होता है सिनामल्डिहाइड। इसका नाम हमारे पास होता है सिनामल्डिहाइड। इसका नाम हमारे पास होता है सिनामल्डिहाइड। और देखो अगर सेम कंपाउंड में, अगर मैं सेम कंपाउंड लूं, बस एक छोटा सा चेंज करूं, अगर मैं सेम कंपाउंड वापस से लूं और एक छोटा सा चेंज करूं कि अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप के जगह यहाँ पे एसिड ग्रुप लगा दूं, तब इस कंपाउंड का नाम हमारे पास हो जाएगा सिनामिक एसिड। अगर मैं एक छोटा सा चेंज करूं कि मैं सिनामल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप हटा के एसिड ग्रुप लगा दूं, तब इस कंपाउंड का नाम हमारे पास हो जाएगा सिनामिक एसिड। तब इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा? सिनामिक एसिड। ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो हम ना कुछ रीएजेंट्स पे डिस्कशन करेंगे, तो अब आप हेडिंग डालो रीएजेंट्स। हम कुछ रीएजेंट्स के कॉमन नाम समझेंगे, हम रीएजेंट्स के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। अब देखो सबसे पहला कौन सा हमारे पास आएगा, नंबर 79 पे बात करेंगे। ये हमारे पास आएगा आर एम जी एक्स। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आर एम जी एक्स को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका एक टाइप का ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो नंबर 80 पे क्या आएगा हमारे पास। नंबर 80 पे हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से देखना। नंबर 80 पे हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से देखना कि हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है। हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। ये जो आपके पास कंपाउंड है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है। इसका नाम होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें अलाइलिक ब्रोमिनेशन कराना होता है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें अलाइलिक ब्रोमिनेशन कराना होता है। कंपाउंड का नाम क्या है? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। बात समझ आया? अब हम एक काम करते हैं, अब हम कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो हेडिंग डालो, हम बात करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, राइट। थोड़ा सा बातचीत करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। अब इसमें देखो क्या बातचीत करेंगे हम। इसमें देखो सबसे पहला हमारे पास कौन सा आएगा, नंबर 81 पे बात करें। सबसे पहले हमारे पास आएगा वाटर। वाटर कैसा होता है आपको पता है? HOH होता है। इसका नाम क्या होता है? वाटर होता है। नंबर 82 पे क्या आएगा हमारे पास? ROH होता है। इसका नाम हमारे पास अल्कोहल होता है। ये आपको शायद पता भी होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या आएगा हमारे पास, 83 पे आएगा। ये भी हमारे पास सॉल्वेंट होता है। इसका नाम हमारे पास क्या होता है? इसका नाम हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। इसका नाम हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। नंबर 84 पे बात करते हैं, क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास आएगा HF। इसका नाम हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। नाम क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला देखो 85 पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास आएगा NH3। इसका नाम हमारे पास क्या होता है? इसका नाम हमारे पास अमोनिया होता है, ठीक है। अगला देखो हमारे पास ये आया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम बात करने वाले हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। तो आप एक काम करो, यहीं पे हेडिंग डालो, हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के कॉमन नेम। अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? देखो आपको समझ आता है पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है?
जिस मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। और प्रोटिक का मतलब क्या हुआ, उसमें H प्लस है, H प्लस कंटेनिंग। और पोलर ए प्रोटिक का मतलब क्या हुआ कि वो पोलर तो है, उनका नेट डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो तो है, लेकिन वो ए प्रोटिक है, उनके अंदर H प्लस नहीं आता है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास नंबर 86 पे कौन आएगा, नंबर 86 पे हमारे पास आएगा डीएमएस। अब देखो डीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हमारे पास होता है डाई मिथाइल सल्फाइड। इसका फुल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फाइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये CH3, ये S, ये CH3, इसे हम डीएमएस कहते हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड। नंबर 87 पे कौन आएगा, इसे कहेंगे DMSO। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, S डबल बॉन्डो, और यहाँ पे आपके पास आएगा Me मतलब मिथाइल, यहाँ पे आपके पास आएगा Me मतलब मिथाइल, इसे कहेंगे DMSO, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। अगला देखो 88 कौन सा आएगा आपके पास, अभी हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ही बात कर रहे हैं, इसमें आपके पास आएगा HMPA, हम्पा कंसेप्ट। फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। आपके पास फॉस्फोरस होता है, आपके पास फॉस्फोरस होता है, राइट, आपके पास फॉस्फोरस होता है और आपके पास नाइट्रोजन होता है। आपके पास फॉस्फोरस होता है, आपके पास नाइट्रोजन होता है, और हर एक नाइट्रोजन के पास दो मिथाइल होता है। हर एक नाइट्रोजन के पास क्या होता है, दो मिथाइल होता है। इसे हम कहते हैं हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। बात समझ आया, बात समझ आ रहा होगा। अगला देखो 89 पे हमारे पास कौन सा होता है, इसे कहते हैं DMF। इसे क्या कहते हैं, DMF। फुल फॉर्म क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखना, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड का इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा, ध्यान से देखना, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड मतलब क्या, HC डबल बॉन्डो N, राइट, और यहाँ पे दो मिथाइल। तो अगर यहाँ पे N के पास दो हाइड्रोजन होता है, इसका नाम पड़ता है फॉर्मामाइड। अब क्योंकि N के पास दो मिथाइल है, इसका नाम पड़ेगा डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, और देखो आपके पास नंबर 90 में क्या आता है, 90 में आपके पास क्राउन ईथर आता है, 90 में आपके पास क्राउन ईथर आता है, ये भी आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का काम करता है। जैसे कि देखो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, यहाँ पे कनेक्टिंग कनेक्टिंग करेंगे इनका, यहाँ पे इनका कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे इनका कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे इनका कनेक्शन करेंगे। तो ये आपके पास एक क्राउन ईथर का स्ट्रक्चर हुआ, ये आपके पास एक क्राउन ईथर का स्ट्रक्चर हुआ, या इसे हम कह देते हैं साइक्लिक पॉलीईथर, इसे हम कह देते हैं साइक्लिक पॉलीईथर। बात समझ आया, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, सबको आपस में कनेक्ट किया, सबका आपस में कनेक्शन बिल्ड कर दिया। तो देखो यहाँ पे जाके जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम वाला पार्ट था, जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो हमने खत्म किया। तो ये हमने बात की एल्कीन की, आगे हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में। आप हेडिंग डालो, थोड़ा सा बात करते हैं एल्काइन के कॉमन नेम के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं एल्काइन के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या फंडा आएगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, मानो हमारे पास दो कार्बन का एल्काइन है, मानो हमारे पास दो कार्बन का एल्काइन है, इसका हमारे पास कॉमन नेम क्या होता है, इसका हमारे पास कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। अगर हमारे पास दो कार्बन का एल्काइन है, इसका हमारे पास कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ठीक है, अब देखो फंडा क्या है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास दो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, अगर हमारे पास दो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर हम लगा देते हैं एसिटिलीन, अगर हमारे पास दो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर हम लगा देते हैं एसिटिलीन, तो इसका पता है नाम क्या बनेगा, इसका नाम हमारे पास बनता है विनाइल एसिटिलीन। इसका नाम हमारे पास बनता है विनाइल एसिटिलीन। अब इसका नाम विनाइल एसिटिलीन क्यों दिया गया, ध्यान से देखो, इस पोर्शन का नाम होता है एसिटिलीन
अब जब हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एसिटिलीन ग्रुप लगा दिया गया, आपको पता है जो भी हमारा कार्बन इन्वॉल्व होता है डबल बॉन्ड में, जो भी हमारा कार्बन इन्वॉल्व होता है डबल बॉन्ड में, उसे हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे विनाइलिक कार्बन के ऊपर लगाया गया है एसिटिलीन ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे विनाइलिक कार्बन के ऊपर लगाया गया है एसिटिलीन ग्रुप को, इसको हम कहेंगे विनाइल एसिटिलीन। बात समझ आया? ऐसे ही देखो फंडा क्या है, अगर मैं यहाँ पे एसिटिलीन में हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगा दूं, तब इस कंपाउंड का नाम पता है क्या बनता है? इस कंपाउंड का नाम हो जाता है अलाइलिन। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है अलाइलिन। ये आपको बात समझ आनी चाहिए। ये हमने अल्काइन की बात की। आगे देखो हम थोड़ी सी बात करते हैं अल्काइल हैलाइड के बारे में। आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं अल्काइल हैलाइड के बारे में। और देखो वापस मैं यहाँ पे नंबरिंग का फंडा भूल गया, हम नंबरिंग कर लेते हैं। देखो कितने हो गए, नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 था, ये हमारे पास 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, 7, 8, 9, 10 पे बात करते हैं। अब देखो अल्काइल हैलाइड में क्या आएगा हमारे पास कई सारे कॉमन नेम आते हैं इसमें। देखो कौन सा आएगा, ध्यान से देखना। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके पास 2 क्लोरीन है और इसके पास 2 क्लोरीन है। मैंने क्या बोला? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट वाले कार्बन के पास 2 क्लोरीन है एंड सेकंड वाले कार्बन के पास 2 क्लोरीन है। ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हमारे पास होता है टेट्राक्लीन। इसका नाम हमारे पास क्या होता है? टेट्राक्लीन। बात समझ आया? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन पे 2-2 क्लोरीन, इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होता है टेट्राक्लीन। ये बात आपको समझ आना चाहिए। अगला देखो क्या होता है हमारे पास, नंबर 11 पे बात करते हैं। ये देखो क्या होगा आपके पास, ध्यान से देखना। सल्फर है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, राइट? सल्फर था, यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 था, वापस यहाँ CH2 है, वापस यहाँ CH2 है और वापस यहाँ Cl है, वापस यहाँ Cl है। इस कंपाउंड का नाम आपके पास होता है मस्टर्ड गैस। इस कंपाउंड का नाम आपके पास क्या होता है? मस्टर्ड गैस। और ये बहुत पॉइजनस होता है, ये बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, पॉइजनस गैस होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं वॉर में, इसका इस्तेमाल करते हैं वॉर में, जब आपके पास कभी वॉर होता है। क्लियर? बात समझ आया? ठीक है। अब देखो अगला कौन सा आएगा, नंबर 12 पे बात करते हैं। इसमें देखो क्या आएगा, देखो कार्बन है, 3 क्लोरीन है और नाइट्रो ग्रुप है। अब ये जो आपका कंपाउंड है, इसका नाम होता है क्लोरो क्लोरोपिक्रेन। इसे हम टीयर गैस भी कहते हैं, राइट? देखो नंबर 13 पे क्या आएगा, नंबर 13 पे हमारे पास आएगा, देखो क्या, कि देखो एक कार्बन है, इस पे 2 मिथाइल है और इस पे एक OH है और यहाँ पे इसके पास क्या है? CCl3 है। इस कंपाउंड का नाम होता है हमारे पास, क्या नाम होता है? क्लोरोटोन। ठीक है। नंबर 14 की बात करते हैं। अब देखो नंबर 14 में हमारे पास क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आपके पास क्या है, वापस से आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है, वापस से आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है। तो अगर हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम अवेलेबल है और अगर मैं सेकंड कार्बन पे मिथाइल का ब्रांचिंग कर देता हूँ, कंपाउंड का नाम कहलाता है आइसोप्रीन। अब अगर मैं सेकंड कार्बन पे क्लोरीन का ब्रांचिंग कर दूं, कंपाउंड का नाम कहलाएगा क्लोरोप्रीन। ये सब काम आएगा पॉलीमर में, ये वाला। और आइसोप्रीन भी काम आता है पॉलीमर में, ठीक है? उसको वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपको बात समझ आ गई। अब देखो हम थोड़ा सा बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। आप हेडिंग डालो, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। अब देखो इसमें हमारे पास क्या आएगा, देखो मानो हमारे पास कुछ इस टाइप का अल्कोहल है, ध्यान से देखना। कुछ ऐसा है, नंबर 15 की बात करें फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, CH2 है, फिर OH है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ
अल्कोहल है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ अल्कोहल है, उस केस में इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हमारे पास हो जाता है प्रोपार गिल अल्कोहल। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास एक फेमस कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है पिनाकोल। पिनाकोल के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, पीपीआर रिएक्शन। यहाँ पे देखो कार्बन पे 2 मिथाइल होता है, कार्बन पे 2 मिथाइल होता है, OH होता है, OH होता है। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होता है पिनाकोल। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या होता है? पिनाकोल। बात समझ आया? ऐसा कुछ फंडा काम करता है, राइट। नंबर 16 का बात किया। अब देखो हम थोड़ा सा बात करते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। तो हेडिंग डालो, थोड़ा सा बात करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। अब देखो एल्डिहाइड में क्या आएगा आपके पास, बहुत ध्यान से देखना। एल्डिहाइड में आपके पास क्या आएगा, जैसे कि मानो आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है और आपके पास एक एसिड ग्रुप है। अगर आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है, दोनों आपस में डायरेक्टली अटैच है, तब जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है, तब जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। बात समझ आया? ऐसा फंडा काम करता है। अब देखो एक ना हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सा एल्डिहाइड होता है, वो क्या होता है ध्यान से देखना। नंबर 18 पे बात करते हैं कि देखो अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड H ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे 3 मिथाइल है। अगर हमारे पास कार्बन पे 3 मिथाइल है, इस कंपाउंड का नाम होता है पिवल्डिहाइड। बहुत फेमस है। इतना फेमस ये कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो आप पाओगे ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये हमारे पास एक्वस बेस के प्रेजेंस में कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाता है और एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखा पाता है, राइट। इसके बारे में बात की हमने। अब देखो नंबर 19 पे क्या आएगा हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना। नंबर 19 में क्या आएगा, आप एक चीज देखो ध्यान से। मानो कुछ ऐसा केस है, आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे CH है, ठीक है। अब ये जो आपका CH है, इसके ऊपर 2 मिथाइल है, ये एक मिथाइल और ये 2 मिथाइल, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमारे पास होगा आइसो ब्यूटरल्डिहाइड। आइसो ब्यूटरल्डिहाइड। बात समझ आया? नंबर 20 पे क्या आएगा, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है? हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्डो है, C डबल बॉन्डो है, CH3 है। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या नाम होता है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। समझ आया? नंबर 21 पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि अगर आप एक सिंपल सा काम करो, आप ना यहाँ पे जो पहले वाला एग्जाम्पल था, उसमें एक मिथाइल की जगह पर अगर आप हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3 है, C डबल बॉन्डो है, C डबल बॉन्डो है, हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का नाम आपके पास क्या होता है? इसको बोलते हैं, ये भी कहते हैं इसको, साथ ही इसको आप कहते हो मिथाइल ग्लाइऑक्सल, राइट। अब देखो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कीटोन के बारे में। अब देखो कीटोन में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, तो कीटोन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, राइट। अब देखो इसमें कौन सा आएगा आपके पास, बहुत ध्यान से देखना। नंबर 22 का बात करें कि देखो कुछ ऐसा आएगा, CH3 है, CH है, CH3 है, डबल बॉन्ड C है, राइट। फिर आपका C डबल बॉन्डो है, वापस आपका CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH3 है, CH3 है। ये जो आपके पास कंपाउंड होता है, इसका नाम आपके पास होता है फोरोन। ये जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में से बहुत सवाल आते हैं। अब ये कंपाउंड जेई मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये कंपाउंड कब बनता है, जब आप एक काम करोगे, जब आप एसीटोन का 3 यूनिट लोगे, जब आप एसीटोन का 3 यूनिट लोगे,
और उसका आपस में परफॉर्म करवाओगे एल्डोल कंडेंसेशन, तब आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर आप एसीटोन का 2 यूनिट लोगे और उनके बीच में परफॉर्म कराओगे एल्डोल कंडेंसेशन, तब आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। और ये जो आपके पास कंपाउंड है, इसका नाम हमारे पास क्या होता है? इसका नाम हमारे पास होता है मेसिटाइल ऑक्साइड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, स्टार मार्क मार लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए। ये जेई मेंस में पूछेगा इसका नाम, एडवांस में तो नहीं पूछता। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। और आपको पता है ना एसीटोन क्या होता है, हालांकि इसको लिखा रखा हूँ इंपॉर्टेंट वाले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में, फिर भी यहाँ पे देख लो एसीटोन ये होता है। ठीक है, अब देखो नंबर 25 की बात करते हैं, है ना। देखो 25 पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ तो जगह बचा नहीं है, चलो यहाँ देख लेते हैं। देखो मानो ऐसा कुछ है आपके पास, देखो CH2 है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड O है। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास किटीन होता है। ठीक है, किटीन होता है, ध्यान रखना, बात समझ आ रहा होगा। अब देखो फंडा क्या है, अगला हम थोड़ा बात करते हैं अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें देखो हमारे पास कौन सा आएगा, ध्यान से देखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो कि हमारे पास CH3 है, हमारे पास 4 CH2 है, फिर हमारे पास एसिड है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है कैप्रोइक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है कैप्रोइक एसिड। मतलब अगर हमारे पास, आप गिनो कितने कार्बन है, 4 5 6, हमारे पास सिंपल अगर एन हेक्सेनोइक एसिड हो, अगर हमारे पास सिंपल सा एन हेक्सेनोइक एसिड हो, इसी को कहते हैं कैप्रोइक एसिड। ठीक है, पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर हमारे पास सिंपल सा ऐसा हो कि अगर हमारे पास 5 कार्बन वाला एसिड हो, अगर हमारे पास 5 कार्बन वाला एसिड हो, कैसे कि CH3 है, 3 CH2 है और एसिड है आपके पास, 5 कार्बन वाला एसिड है, तब इस कंपाउंड का नाम होता है वेलेरिक एसिड। तब इस कंपाउंड का नाम होता है वेलेरिक एसिड। अब देखो बात करते हैं 28 के बारे में। 28 में आपके पास क्या होगा, देखो आपके पास 3 कार्बन होंगे स्ट्रेट चेन में, आपके पास 3 कार्बन होंगे स्ट्रेट चेन में, तीनों में आपके पास नीचे की तरफ होगा एसिड, तीनों में आपके पास नीचे की तरफ होगा एसिड, और आपके पास सेकंड वाले कार्बन में ऊपर तरफ OH होगा। तब जो आपके पास कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का आपके पास नाम होता है सिट्रिक एसिड। और जो आपके पास सिट्रिक एसिड होता है ना, जो आपके पास सिट्रिक एसिड होता है, ये आपको लेमन में मिलता है, ये आपको लेमन में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और देखो ऐसे ही देखो नंबर 29 पे क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना कि अगर ऐसा है हमारे पास कि अगर हमारे पास विनाइलिक कार्बन पे एसिड जुड़ा है, अगर हमारे पास विनाइलिक कार्बन पे एसिड ग्रुप जुड़ा है, तो इस कंपाउंड का नाम हमारे पास हो जाता है एक्राइलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या हो जाता है, एक्राइलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। ऐसे ही देखो अगर हमारे पास H2CO3 है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, OH C डबल बॉन्ड OH, इसे कहते हैं H2CO3। काफी वीक एसिड होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। ये इतना वीक एसिड होता है, आसानी से टूट जाता है H2O CO2 में, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। बात समझ आया। ये हमने बात किया 30 तक। अब देखो इसके अलावा हमारे पास 31 में क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना। 31 की बात करते हैं। अब इसमें देखो क्या आएगा हमारे पास, अगर कुछ ऐसा हो, CH3 हो, C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद एसिड ग्रुप हो, तो इस कंपाउंड का नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, नाम होता है पायरुविक एसिड। 32 पे बात करते हैं, इसमें क्या होगा हमारे पास, देखो ध्यान से, अगर कुछ ऐसा हो, CH3 हो, फिर CH डबल बॉन्ड CH हो, और उसके बाद आपके पास एसिड हो, इस कंपाउंड का नाम होता है क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम होता है, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, ऐसे देखो क्या होता है, नंबर 33 पे बात करते हैं। अगर हमारे पास दो एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हमारे पास होता है ऑक्सैलिक एसिड।
और देखो 34 क्या है कि देखो अगर कुछ ऐसा हो हमारे पास NH2O C डबल बॉन्ड हो फिर OHO, मतलब अगर आपके पास NH2 और एसिड ग्रुप जुड़े हो तब इसका नाम होता है कार्बामिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास कुछ एसिड है जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट एसिड डेरिवेटिव। हेडिंग डालो, हम बात करेंगे अबाउट एसिड डेरिवेटिव्स, राइट। अब देखो एसिड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आता है, बहुत ही ध्यान से देखना। नंबर 35 की बात करेंगे। देखो जैसे मानो कुछ ऐसा है, हमारे पास Cl है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है और हमारे पास Cl है। ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्सलाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ऑक्सलाइल क्लोराइड। बात समझ आया। अब देखो हम बात करें नंबर 36 की, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर कुछ ऐसा है C डबल बॉन्ड O, Cl है, तब इस कंपाउंड का नाम होता है फॉस्जीन। तब इस कंपाउंड का नाम होता है फॉस्जीन गैस। बात समझ आया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट नाइट्रोजन डेरिवेटिव, तो आप हेडिंग डालो। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अबाउट नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। अब इसमें देखो कौन सा आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना। एक तो इसमें आएगा हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड N। नंबर 37 पे बात हो रहा है। अब देखो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, इसका नाम हमारे पास होता है फॉर्मोनाइट्राइल। नंबर 38 पे क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका नाम हमारे पास क्या होता है, एसिटोनाइट्राइल। और नंबर 39 पे क्या आएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास आएगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसका नाम हमारे पास होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, बात समझ आया आपको। ऐसा कुछ फंडा काम करता है। अब देखो हम बात करते हैं अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें लंबा लिस्ट आएगा, थोड़ा आपको मालूम ही है, जैसा फर्स्ट केस में भी आया था। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अब इसमें देखो नंबर 40 पे कौन आएगा आपके पास, नंबर 40 पे आएगा, बहुत ध्यान से देखना कौन आएगा, कि देखो आपके पास 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। आपके पास एक 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। इस कंपाउंड का नाम आपके पास होता है फरफ्यूरल। इस कंपाउंड का नाम आपके पास क्या होता है, फरफ्यूरल। बात समझ आया। इस कंपाउंड का नाम आपके पास क्या होता है, फरफ्यूरल। अब देखो अगला क्या होता है आपके पास, नंबर 41 पे बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। कुछ ऐसा है आपके पास बेंजीन है, राइट, आपके पास बेंजीन है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, ये जुड़ा है ऑक्सीजन से। अब ये नीचे वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड O है, ये नीचे वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड O है, और ये ऊपर वाला कार्बन दो फिनॉल ग्रुप से जुड़ा है, और ये ऊपर वाला कार्बन दो फिनॉल से जुड़ा है, और ये ऊपर वाला कार्बन दो फेनॉल से जुड़ा है। इस कंपाउंड का नाम आपके पास होता है फेनोल्फ्थेलीन। इस कंपाउंड का नाम आपके पास क्या होता है, फेनोल्फ्थेलीन। बात समझ आया, ये आपका इंडिकेटर का काम करता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजीन होगा। फिर देखो आपके पास यहाँ पे कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन से, नीचे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ऊपर वाले कार्बन पे दो फिनॉल। या क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखो, ये आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने थैलिक एनहाइड्राइड लिया, और थैलिक एनहाइड्राइड में इस वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O की जगह दो फिनॉल लगा दिया। हमने थैलिक एनहाइड्राइड में ऊपर वाले कार्बन की जगह डबल बॉन्ड O की जगह पे दो फिनॉल लगा दिया, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हमारे पास होता है फेनोल्फ्थलीन। अब देखो नंबर 42 पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। नंबर 42 पे ऐसा कुछ आएगा। देखो आपके पास एक 7 मेंबर्ड रिंग है, आपके पास एक 7 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O है। इस कंपाउंड का नाम आपके पास ट्रोपोन होता है।
इस कंपाउंड का नाम आपके पास ट्रोपोन होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की। आपको पता चलेगा ये जो कंपाउंड होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम एरोमेटिसिटी के अंदर। और एक इसका भाई होता है, वो होता है ट्रोपोलोन। अब इसका भाई कैसे दिखता है, ध्यान से देखना। इसका भाई कैसा दिखता है, इसका भाई भी इसके जैसा ही दिखता है, इसका भाई भी इसके जैसा ही दिखता है। बस फर्क क्या है, फर्क है कि यहाँ पे आपके पास सी डबल बॉन्डो के साइड में OH आ जाएगा। तो इसका नाम होता है ट्रोपोलोन। ये भी आपका एरोमेटिक होता है और साथ ही साथ इसमें H बॉन्डिंग भी काम करता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। तो आप बात समझ पा रहे हो, जिन भी कंपाउंड्स का आज आप कॉमन नेम सीख रहे हो, रिमेनिंग 3 से 4 महीने जो इस कोर्स के होंगे उसमें आप उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसीलिए आज मैं आपका सबसे इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, उसके बाद आप सबसे धीमे धीमे घुल मिल जाओगे। राइट, ये फंडा क्लियर हुआ। अब देखो 44 पे आते हैं। अब देखो 44 पे क्या होगा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और ध्यान रखना फिनोल्फिनीन भी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए। अब देखो ये आता है आपके पास कौन सा, ये आता है आपके पास डीडीटी। ये आपके पास आता है डीडीटी। फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान से लिखो, डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ट्राइक्लोरोइथेन डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए। मेंस इसको बहुत पूछता है। मेंस आपसे डायरेक्टली ऐसे ही कुछ पूछ लेगा कि मुझे बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा डीडीटी का। तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आगे निकालना सीखेंगे, हालांकि हम उसको सीख चुके हैं बीओसी में। तो आपको उसके लिए पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो। अब देखो हमारे पास डीडीटी का कैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो हमारे पास CH होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा CCl3, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे होगा CCl3, और देखो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन होगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है डीडीटी का। क्या बोला मैंने, यहाँ पे CH होगा, लेफ्ट साइड होगा CCl3, यहाँ पे CH होगा, लेफ्ट साइड होगा CCl3, राइट साइड हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन होगा। राइट साइड हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन होगा। बात समझ आया। इसे हम कहते हैं डीडीटी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डीडीटी। बात समझ आया। इसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो आएगा। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसे हम डीडीटी कहते हैं। और हमारे पास डीडीटी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जेई मेंस के लिए। अब देखो नंबर 45 पे क्या आता है, नंबर 45 पे हमारे पास आता है अल्फा नैप्थोल बीटा नैप्थोल। अब देखो ये हमारे पास नैप्थलीन होता है। अगर आप नैप्थलीन में लगा देते हो OH तो ये आपके पास नैप्थोल बन जाता है। अब देखो आपके पास ना यहाँ पे अल्फा बीटा गामा नॉमेनक्लेचर होता है। वो कैसे होता है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, समझा देता हूँ मैं आपको। देखो जो आपके पास ये वाला पोजीशन होता है इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, है ना। ऐसा फंडा काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ OH तो मैंने अल्फा पोजीशन पे OH लगाया, इसको बोलेंगे अल्फा नैप्थोल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ OH, मैंने बीटा पोजीशन लगाया, इसको बोलेंगे बीटा नैप्थोल। बात समझ आया आपके पास। ठीक है, अब देखो फंडा क्या है आपके पास, बहुत ध्यान से देखना, कि अगर आप दो एनालिन को एक दूसरे के पैरा पोजीशन से जोड़ दो, अगर आप दो एनालिन को एक दूसरे के पैरा पोजीशन से जोड़ दो, क्या फंडा आएगा, अगर आप दो एनालिन को एक दूसरे के पैरा पोजीशन से जोड़ दो, तब जो आपके पास कंपाउंड बनेगा इसका कॉमन नेम होता है बेंजीडीन। इसका कॉमन नेम होता है बेंजीडीन। बात समझ आया। ऐसा कुछ फंडा काम करेगा। अगला देखो आपके पास 48 पे क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना, कुछ ऐसा आएगा आपके पास। देखो मैं समझा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा आएगा आपके पास। क्या आएगा, देखो बेंजीन है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होता है फ्लोरोग्लूसेनॉल।
फ्लोरो फ्लोरो ग्लूसिनॉल, फ्लोरो ग्लूसिनॉल, ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम होता है। और देखो कुछ हमारे पास काफी बेसिक और इजी कंपाउंड भी है, कौन कौन से, ध्यान से देखना। जैसे मानो अगर हमारे पास बेंजीन हो और इसके ऊपर अमाइड ग्रुप हो, तब इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होता है बेंजामाइड। अगर बेंजीन हो, इसके ऊपर हमारे पास अमाइड ग्रुप हो, तब इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होता है बेंजामाइड। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होता है बेंजामाइड। बात समझ आ रहा है, बेंजामाइड। ठीक है। और देखो ऐसे, देखो हमारे पास नंबर 50 पे क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना। कि अगर कुछ ऐसा सा फंडा हो, बहुत ही ध्यान से देखो, क्या कि अगर हमारे पास यहाँ पे बेंजीन हो और ऊपर लगा है CH डबल बॉन्ड CH2, तब इस कंपाउंड का नाम होता है स्टाइरीन। इसको भी हम पढ़ेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री में, हम इसका पॉलीमर पढ़ेंगे पॉलीस्टाइरीन, और हम इसका पॉलीमर पढ़ेंगे ब्यूनाइस। बात समझ आया। अब देखो नंबर 51 पे क्या आएगा, ध्यान से देखना। कुछ ऐसा आएगा कि देखो अगर आप एक काम करो, कुछ ऐसा लो, देखो बेंजीन, अगर आप एक काम करो, आप बेंजोइक एसिड का एनहाइड्राइड बना दो। अगर आप बेंजोइक एसिड का एनहाइड्राइड बना दो, तो इस कंपाउंड का हमारे पास नाम हो जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का हमारे पास नाम हो जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। बात समझ आया। अब देखो नंबर 52 पे क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे एक सिंपल सा काम करो, क्या करो, देखो बेंजीन लिया आपने, आपने C डबल बॉन्ड लिया, O लिया, वापस O लिया, C डबल बॉन्ड लिया, वापस आपने बेंजीन लिया, तो ये जो आपके पास कंपाउंड आएगा, इसका आपके पास नाम होगा बेंजोइल पर ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजोइल पर ऑक्साइड। बात समझ आया, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। अगला देखो आपके पास कुछ ऐसा है, नंबर 53 पे हम बात करते हैं, हमारे पास बेंजीन है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, हमारे पास CHOH है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वापस से बेंजीन है। अब ये जो आपके पास कंपाउंड है ना इस टाइप का, इसका नाम आपके पास होता है बेंजोइन। इसका नाम आपके पास होता है बेंजोइन। एक आप पढ़ोगे भी केमिस्ट्री में आगे जाके, हमारे सिलेबस में है बेंजोइन कंडेंसेशन, वहां आपको ये कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा। अब देखो 54 पे हमारे पास क्या आएगा। अगर हमारे पास बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है और बेंजीन है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का हमारे पास नाम होता है बेंजिल। ठीक है। और आप ना पढ़ने भी वाले हो, क्या आप पढ़ोगे, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, वो आप पढ़ने भी वाले हो, वहां पे आप इस कंपाउंड को देखोगे। ठीक है। अगला हम थोड़ा सा बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। आप हेडिंग डालो, हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे अबाउट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मेरे ख्याल से आपको याद होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता था, जब आपके पास रिंग के अंदर हेटेरो एटम आ जाए। ठीक है। तो हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। नंबर 54 तक बात कर लिया था, नंबर 55 पे कौन आएगा अपने पास, ध्यान से देखना। नंबर 55 पे हमारे पास कौन आएगा, बहुत ही ध्यान से देखना। कि देखो अगर हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग हो, अगर हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग हो, नीचे नाइट्रोजन ऊपर ऑक्सीजन, अगर हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग हो, नीचे नाइट्रोजन ऊपर ऑक्सीजन, ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, इसका नाम होता है मॉर्फोलीन। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हमारे पास होता है मॉर्फोलीन। मॉर्फोलीन। बात समझ आ रहा है। अब देखो आगे क्या आता है, ध्यान से देखना। कि मानो कुछ ऐसा केस आता है, बहुत ध्यान से देखो, कि हमारे पास CH3 है, हमारे पास C है, डबल बॉन्ड NH है, और हमारे पास NH2 है। ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, इसका नाम होता है एमिडीन। ये भी आपके पास काफी अच्छा बेस होता है, ये भी आपके पास काफी अच्छा बेस होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं पूछूंगा ग्वानिडीन और एमिडीन में बेटर बेस कौन है, तो ग्वानिडीन और एमिडीन में आपका बेटर बेस ग्वानिडीन होता है। तो आपका एमिडीन ग्वानिडीन के कंपैरिजन थोड़ा खराब है, लेकिन वैसे आपका एमिडीन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आएगा। इसके बारे में और बातचीत हम करेंगे मॉडर्न जीओसी के लेक्चर में, जहां पे हम डिस्कस करे होंगे एसिड्स एंड बेसिस को। ठीक है। अब देखो आपके पास अगला फंडा क्या है, जैसे कि मानो
अगर आपके पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, इस कंपाउंड का नाम आपके पास होता है अज़िडिन। इस कंपाउंड का नाम आपके पास होता है अज़िडिन। इस कंपाउंड का नाम आपके पास होता है अज़िडिन। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब ना आपको समझ ही आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो हम ना कुछ रिएजेंट्स की बात करते हैं जो हम लोग को जनरल देखने को मिलता है और इनके नाम आपको अपने आप याद हो ही जाते हैं। सम रिएजेंट्स की बात करते हैं। कुछ रिएजेंट्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 58 पे, एक बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में, एक बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जो आपके पास होता है LiAlH4। ये आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसका आपके पास नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बात समझ आया? ऐसा कुछ फंडा काम करता है। अगला देखो हमारे पास सम रिएजेंट्स के अंदर नंबर 59 पे कौन आएगा? हमारे पास आएगा NaBH4। इसका नाम हमारे पास होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों आपके H माइनस डोनर होते हैं, दोनों आपके H माइनस डोनर होते हैं, इसलिए आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। अगला देखो नंबर 60 पे हमारे पास आएगा PCC। फुल फॉर्म होगा पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ध्यान रखना पीसीसी का, कि देखो आपको सबसे पहले बनाना है पिरिडीनियम। तो आपने पिरिडीन लिया, पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर एच को कैच कराया, ये बन गया पिरिडीनियम। तो ये पिरिडीनियम आ गया। अब साथ में आएगा क्लोरोक्रोमेट, मतलब क्या आएगा? मतलब आ जाएगा CrO3 साथ में Cl। ये होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आगे देखो आपके पास नंबर 61 पे क्या आता है? आपके पास नंबर 61 में कुछ इस टाइप का कंपाउंड आता है, जो क्या होता है आपका, जो आपके पास होता है PPH3, जो आपके पास होता है PPH3 होल थ्राइस। ये आपके पास क्या होता है? PPH3 होल थ्राइस RH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस कंपाउंड का आपके पास नाम होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। इस कंपाउंड का आपके पास नाम होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। बात समझ आई? इस कंपाउंड का नाम होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। नंबर 62 पे आपके पास क्या आता है? नंबर 62 पे आपके पास आता है रेनी निकल। आपका रेनी निकल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपका रेनी निकल निकल और एल्यूमिनियम का एक एलॉय होता है। आपका रेनी निकल क्या होता है? निकल एल्यूमिनियम एलॉय को बोलते हैं रेनी निकल। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो नंबर 63 पे आपके पास क्या आएगा? नंबर 63 पे आपके पास आएगा बेयर्स रिएजेंट। अब सवाल है आपके पास, ये बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूँ बेयर्स रिएजेंट के बारे में, ये आपके पास होता है 1% डाइल्यूट अल्कलाइन। ये होता है 1% डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ aqueous KMnO4। तो अगर कभी बात होती है बेयर्स रिएजेंट के बारे में, उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 1% डाइल्यूट अल्कलाइन सोल्यूशन है aqueous KMnO4 का। बात समझ आया? ऐसा कुछ फंडा होता है। देखो नंबर 64 पे क्या आता है? हमारे पास ब्रैडीज रिएजेंट आता है। अब सवाल है हमारे पास, ये ब्रैडीज रिएजेंट क्या होता है? अब आप इसे ब्रैडीज रिएजेंट कहो या फिर आप इसे 2,4-DNP कहो, आप इसे ब्रैडीज रिएजेंट करो या फिर आप इसे 2,4-DNP कहो, आप इसे ब्रैडीज रिएजेंट कहो या फिर आप इसे 2,4-DNP कहो, बात एक ही है। इसका हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है? ध्यान से देखना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या है? 2,4-DNP का फुल फॉर्म है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या है? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले आप बनाओ हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर। वो क्या होता है आपके पास? NH2NH2।
उसके बाद आप हाइड्राजीन में क्या करो, नाइट्रोजन के ऊपर फिनाइल ग्रुप लगाओ। जब बेंजीन काम करता है सब्स्टिट्यूएंट का फिनाइल बोलते हैं उसे। उसके बाद जिस पोजीशन पे बेंजीन नाइट्रोजन से जुड़ा है उसको 1 नंबरिंग देंगे। जिस पोजीशन पे बेंजीन नाइट्रोजन से जुड़ा है उसको 1 बोलेंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप 2 पे लगाओ नाइट्रो ग्रुप और 4 पे लगाओ नाइट्रो ग्रुप। तो ये जो आपका कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। बात समझ आया? ऐसा काम करता है। देखो नंबर 65 पे आपके पास क्या आएगा, इसमें आपके पास आएगा गिलमान्स रिएजेंट। अब देखो गिलमान्स रिएजेंट क्या होता है, ये भी आपका काम करता है एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, और ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेटर का काम करता है। और ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का छोटा भाई होता है, ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। इसका होता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है R2CuLi, या फिर आप कह सकते हो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है R2CuLi। ये हमारे पास गिलमान्स रिएजेंट होता है। अगला देखो नंबर 66 पे कौन आएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास आता है कौन आता है, इसमें हमारे पास आएगा टेट्रा इथाइल लेड। इसमें हमारे पास आएगा टेट्रा इथाइल लेड। अगर आपको नहीं पता है तो पहले के टाइम में हम टेट्रा इथाइल लेड को इस्तेमाल करते थे एज अ एडिटिव इन पेट्रोल, लेकिन अब हम लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका देखो कुछ ऐसा सा फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। पीबी होता है C2H5 होल 4 होता है। ये हमारे पास होता है टेट्रा इथाइल लेड। तो अब देखो हमारे पास नंबर 67 में कौन आएगा, ये हमारे पास आएगा ल्यूमेक्स रिएजेंट। कौन आएगा, ल्यूमेक्स रिएजेंट। ये आ जाएगा हमारे पास ल्यूमेक्स रिएजेंट। अब ये हमारे पास क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हमारे पास ल्यूमेक्स रिएजेंट क्या होता है। ये हमारे पास होता है NaIO4, साथ में हमारे पास होता है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ये हमारे पास होता है NaIO4, साथ में हमारे पास होता है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। बात समझ आया? ऐसा कुछ फंडा काम करता है। अब देखो आगे आपके पास क्या आएगा, नंबर 68 पे आएगा टॉलेंस रिएजेंट। अब सवाल है ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। देखो अगर आपके पास अमोनिकल सोल्यूशन है AgNO3 का, अगर आपके पास अमोनिकल सोल्यूशन है AgNO3 का, अगर आपके पास अमोनिकल सोल्यूशन है AgNO3 का, उसे ही हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। उसे ही हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अगला आएगा फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, या फिर फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है आप कह सकते हो। अब देखो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और साथ में हमारे पास क्या होगा, साथ में हमारे पास होगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आप टेंशन मत लो, ये सब के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बात समझ आया? तो ये हमने रिएजेंट्स वाला पार्ट खत्म किया। इसमें एक और पार्ट ले लो, नंबर 70 पे हिंसबर्ग रिएजेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हम हिंसबर्ग टेस्ट करते हैं, जो आपको हेल्प करता है अगर आपको डिस्टिंग्विश करना होता है बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। अब देखो आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये बेंजीन होगा, उसके बाद यहाँ पे S होगा, डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे Cl होगा। इसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं कुछ ग्रुप्स के बारे में, या कुछ लिविंग ग्रुप्स के बारे में। ये आपके पास काफी तगड़े लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ लिविंग ग्रुप के बारे में। हम कुछ लिविंग ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे GUC के अंदर। देखो 71 पे आपके पास कौन आएगा, इसमें देखो आपके पास आएगा टोसाइलेट। अब आपके पास टोसाइलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखना। बेंजीन होता है, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास मिथाइल होता है, फिर यहाँ पे आपके पास होता है H डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो O माइनस। ये आपके पास टोसाइलेट का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका काफी अच्छा लिविंग ग्रुप का काम करता है। ठीक है, ये आपके पास टोसाइलेट का स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका काफी अच्छा लिविंग ग्रुप का काम करता है। अब देखो नंबर 72 पे हमारे पास कौन आएगा, इसमें हमारे पास आएगा मेसाइलेट। इसमें हमारे पास आएगा मेसाइलेट। अब देखो मेसाइलेट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें आपके पास होता है CH3 H डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो O माइनस। ये आपके पास मेसाइलेट का स्ट्रक्चर होता है। आगे देखो हमारे पास कौन आएगा, ब्रोसाइलेट।
अब सवाल है ब्रोसाइलेट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो ध्यान से देखना, जब आपने बनाया टोसाइलेट तो आपने वहां पे मिथाइल रखा, जब आप बनाओगे ब्रोसाइलेट आप यहाँ पे ब्रोमीन रखोगे, बाकी सब कॉपी पेस्ट फ्रॉम टोसाइलेट। तो ये आपके पास ब्रोसाइलेट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। अगर आपको बनाना है ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट कैसे बनेगा, नंबर 74 पे बात करते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट बनाना है, अगर आपको ट्रिपलेट बनाना है कैसे बनेगा, ये आपके पास हो जाएगा CF3, आ जाएगा डबल बॉन्डो O माइनस, इसे हम ट्रिपलेट कहेंगे। और देखो वैसे ही हमारे पास लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में नंबर 75 पे एसीटेट आयन भी आता है। अब सवाल है ये एसीटेट आयन कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा बनेगा CH3 C डबल बॉन्डो O माइनस। ये आपके पास एसीटेट आयन होता है, ये भी आपके पास गुड लिविंग ग्रुप का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने कॉमन नेम वाला पार्ट पूरा खत्म कर लिया।